नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत समेत शिक्षा के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी से खास बातचीत की है। हमारे साथ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी हैं। सर, नए सीएम बने हैं तीरथ सिंह रावत जी, इनके नेतृत्व में क्या कुछ शिक्षा के क्षेत्र में नया होने जा रहा है? बिल्कुल, तीरथ जी मुख्यमंत्री बनने से पहले सबसे पहली बार उत्तराखंड के ये शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और उस समय इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो इन्होंने सोचा होगा, जो उनसे बच गया होगा, निश्चित ही आशीर्वाद के रूप में और एक मार्गदर्शन के रूप में जो इनका निर्देश होगा उसको ध्यान में रखते हुए 100% और उत्तराखंड की जनता को क्या आवश्यकता, क्या चाहिए, उसके अनुरूप शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। चाहे शिक्षकों की तैनाती का हो, चाहे प्रत्येक विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की तैनाती का हो, इन सब विषयों पर काम करना हमारी प्राथमिकता है और उस पर काम किया जाएगा। सर, आज पहली बार दिल्ली आए हैं सीएम बनने के बाद, कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह है? आपने महसूस किया? देखो, इनका निर्णय देखिए, विकास प्राधिकरण, जिला विकास प्राधिकरण ये खत्म होना चाहिए, आम जनता को सहूलियत मिले, ये काम किया। कुंभ में जो विश्व के कोने कोने के लोग कुंभ में स्नान करके लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं, धर्म प्राप्त करने के लिए आते हैं, उसमें डिसीजन दिया कि कोई कोविड-19 की रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करने की आवश्यकता है। आप मास्क लेके आएँ, सैनिटाइजर लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और आप कुंभ में नहाने आइए। ये जो निर्णय है और जो कोविड-19 के दौरान जिन पर मुकदमे लगे उनके वापसी का जो काम किया है, ये अपने आप में जनता को प्रफुल्लित करते हैं और जनता इन कामों से प्रभावित होकर उन्होंने तीरथ जी को आशीर्वाद दिया है और 6-7 दिन के काम से ही प्रदेश की आम जनता बहुत गदगद है, प्रसन्न है। और आपने दिल्ली में भी देखा, जो एनसीआर में हमारे उत्तराखंड प्रदेश के निवासी लोग हैं वो कितने गदगद हैं, सब स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ अरविंद पांडे जी, जिनका कहना है कि तीरथ सिंह रावत जैसे सीएम बने 6-7 दिनों में ही उन्होंने बेहतरीन कदम उठाए हैं। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर फटी जींस वाला बयान उत्तराखंड की सियासत में अब गर्मा गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बयान दिया था जिसका विरोध न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में हो रहा है और आज इसी बयान के खिलाफ सेक्रेटेरिएट का घेराव कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह इस दौरान मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने सचिवालय से पहले प्रदर्शनकारियों को रोक दिया था। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच इस दौरान तीखी नोकझोंक हुई। ये जो पूरा प्रकरण है इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि तीरथ सिंह रावत प्रदेश के नए नए मुखिया बने हैं। उन्होंने लड़कियों के जींस पहनने को लेकर एक बयान दिया था और इस बयान का विरोध पूरे देश में हुआ और कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन तय किया था। सचिवालय घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन सचिवालय से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी और सचिवालय तक जाने से कांग्रेसियों को रोका। उस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और स्थानीय पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। घंटाघर के एमडीए कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा हादसा हुआ है। एमडीडीए कॉम्प्लेक्स की 4थी मंजिल से एक युवक गिर गया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धारा चौकी के सामने एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में यह घटना हुई है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर एमडीडीए कॉम्प्लेक्स के 4थी मंजिल से एक युवक गिर गया और गंभीर स्थिति में युवक को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। फिलहाल ये हादसा है या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह है, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है युवक की जान बचाने की है, तो उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। धारा चौकी के सामने ये एमडीडीए कॉम्प्लेक्स है जहां की ये घटना है। देहरादून में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार की विफलताओं को प्रेस के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखा। प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार पलायन को रोकने में बुरी तरीके से विफल रही है, क्योंकि उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पलायन है। प्रीतम सिंह ने यह आरोप लगाया है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। सरकार ने किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था, उस पर कुछ नहीं हुआ। 4 सालों में किसानों का ऋण अब तक माफ नहीं किया गया। बढ़ती महंगाई को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा है कि बढ़ती महंगाई से आम जनता
बुरी तरीके से पिस रही है, लेकिन सरकार आम जनता को महंगाई के मुद्दे पर हाथ नहीं दे रही। चमोली आपदा को लेकर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं कि चमोली आपदा में सरकार विशेष इंतजाम करने में बुरी तरीके से विफल रही है। मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम राज्य सरकार ने किया है। इसके अलावा, जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, 40 जीन्स वाला बयान, इस पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि इस बयान से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मानसिकता क्या है ये दिखती है। उनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरीके से नकारात्मक है। तो अलग अलग मुद्दों पर सरकार जहां एक और 4 साल पूरे होने पर अपनी सफलता, अपने 4 साल के कामकाज को जनता के बीच रख रही है, वहीं विपक्ष की ओर से प्रदेश अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखा। में ऐसा क्या है कि पहले टीआरएस ने भी इसे अपने पास रखा और वर्तमान टीआरएस भी इसे अपने पास रख रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। आप पर्वतीय क्षेत्र में चले जाइए, डॉक्टर नहीं है। और तो और आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कोरोना काल में कोरोना से निपटने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। दो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं पर्वतीय क्षेत्र में, एक श्रीनगर और एक अल्मोड़ा। दोनों ही मेडिकल कॉलेजों में सरकार जो है कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं कर पाई। इससे बड़ी जो है विडंबना। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कल हरिद्वार का दौरा करेंगे। शनिवार को 20 मार्च के दिन वो हरिद्वार के भ्रमण पर रहेंगे और जो उनकी जानकारी, उनके कार्यक्रम की जानकारी मिली है, दिल्ली में है वो। उसके बाद कल सुबह सबसे पहले वो देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 10:15 बजे वो हर की पैड़ी में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद 10:50 पर मीडिया सेंटर नीलधारा टापू पहुंचेंगे। 11 से 12 बजे तक कुंभ मेले के विभिन्न कार्यों का मुख्यमंत्री को लोकार्पण करना है। 12 बजे से 1 बजे तक कुंभ के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, यानी कि मौके पर वो जाकर निरीक्षण करेंगे। 1 बजे से 1:40 तक मुख्यमंत्री राज्य अतिथि गृह में रहेंगे। तो ये मुख्यमंत्री के हरिद्वार कार्यक्रम के बारे में जो अपडेट है, जो डिटेल, वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। फहीम तना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। फहीम, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पद संभाला है और लगातार हम इस बात को का जिक्र करते आ रहे हैं कि कुंभ उनके सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर है। अगर कुंभ का भव्य और बेहतर तरीके से आयोजन हो जाता है तो उसकी सफलता का पूरा जो तमगा है वो वर्तमान मुख्यमंत्री पर जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, कुंभ एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है और 1 अप्रैल से आधिकारिक तौर पर घोषित हो जाएगा कुंभ। और इससे पहले सारी तैयारियां मुकम्मल हो जानी चाहिए, वो भी एक जिम्मेदारी है। दूसरा, व्यवस्थाओं को लेकर के जिस तरीके से श्रद्धालुओं की तादाद पहले शाही स्नान में उमड़ी है, आगे भी उससे बढ़ने की उम्मीद है। तो लिहाजा ये व्यवस्थाएं होना बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस कुंभ की तैयारियों को लेकर इस पहलू पर काफी गंभीरता के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि दिल्ली से लौटते ही सीधे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम, और ये तमाम कार्यक्रम जो भी आपने दर्शकों को बताए ये रहेंगे। तो इसमें देख रहे हैं हम कि कुंभ से संबंधित मुख्यमंत्री का ये दौरा है। उसमें चाहे तो सीसीआर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है कुंभ को के जो नियंत्रण को लेकर के और जो व्यवस्थाओं को लेकर के, या फिर जो निरीक्षण है व्यवस्थाओं का, चाहे मीडिया सेंटर का है या दूसरे और कार्य है। तो लिहाजा ये एक महत्वपूर्ण है और ये इस बात को दर्शाता है कि कुंभ जितनी धार्मिक आस्था का इतना मेला है, वो उतनी बड़ी एक चुनौती भी है सरकार के ऊपर कि वो शांति तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, दिव्य और भव्य तरीके से ये कुंभ आयोजित हो, ये एक बड़ी चुनौती है। जी फहीम, यहाँ पर एक चुनौती तो है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। जब जिस दिन कुंभ की अधिसूचना जारी हो गया, जब से मेला शुरू होगा और जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक तो उत्तराखंड सरकार सांस लेने की स्थिति में नहीं होगी। मुख्यमंत्री के सामने चुनौती है। यहाँ पर एक पहलू ये भी है कि मुख्यमंत्री को उतना, वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनको उतना वक्त नहीं मिला है। दूसरा, ये जो कुंभ है वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक महामारी के बीच में आयोजित करवाया जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए कुंभ की तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महामारी के दौर में, कोरोना के इस संकट काल में कुंभ की तैयारियों में बहुत दिक्कत भी आई और उनमें जो रफ्तार रही वो भी हल्की हुई पिछले दिनों, लेकिन तेजी के साथ इसमें काम किया गया और अभी भी कई ऐसे काम अगर देखें तो हैं जिन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, तो वो धीरे धीरे जो जरूरी काम है तेजी के साथ पूरे किए जा रहे हैं। तो एक मोटे तौर पर कहें तो उनको अंतिम रूप देने की बात है और कहीं पर अगर कुछ कमी छूटती है या कमी दिखाई देती है सजे निरीक्षण में, तो उसमें अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। तो ये एक अपने आप में अहम बात है। एक चुनौती के समय में कुंभ हो रहा है, इसकी दिव्यता भव्यता बनाए रखते हुए और व्यवस्थाएं ठीक से हो जाए, इसी को लेकर के गंभीरता के साथ कोशिश की जा रही है। और फाहिम, अगर हम कुंभ की बात करें तो तैयारियां किस तरीके की हैं, क्या सारे, क्योंकि बहुत ऐसे चीज़ें हैं जैसे ज़मीन जो अखाड़ों के अलॉट करने की बात थी उस पर अभी काम शुरू हुआ है, फिर अगर अलॉट होती है तो फिर उनको वो सारी सुविधाएं भी देनी है, तो ये उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? देखिए, ये जो भूमि आवंटन वाला जो पहलू है ये काफी देर से शुरू हुआ है, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार में भूमि आवंटन की व्यवस्था नहीं थी। अखाड़ों को, साधु संतों को जो लगता है फिर वो पूरा एक नजारा बनता है, एक तरीके से कहीं टेंट की एक बस्ती बन जाती है। तो ये काम त्रिवेंद्र सरकार में नहीं था, क्योंकि तीरथ सरकार ने इसको बोला है, मुख्यमंत्री तीरथ ने इस बात के आदेश किए हैं। तो ये देर से शुरू हो रहा है, इसमें समय लग रहा है, हालांकि काम शुरू हो गया है, लेकिन ये एक आप में एक अलग तरीके की चुनौती है, क्योंकि व्यवस्था बनाए रखते हुए तेजी के साथ आवंटन, फिर वहां पर ये सब लगना। तो मुझे लगता है कि कुंभ शुरू होने के बाद भी ये भूमि होना और वहां पर टेंट और उसकी व्यवस्था होते रहने का काम चलता रहेगा कुंभ की शुरुआत होने के बाद भी, 1 अप्रैल के भी। हालांकि जो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वो टेंट भूमि आवंटन वाला जो काम है वो शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम आपका इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे तीरथ सिंह रावत का उत्तराखंड सदन में भव्य स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में सदन में मौजूद उत्तराखंड मूल के लोगों ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन भावनाओं के अनुरूप काम करेगी, जनता जो चाहेगी वही किया जाएगा। इस मौके पर नैनीताल के सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, पूर्व सांसद बलराज पासी समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दिशा निर्देश में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास होगा। उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री के अपार लगाव की यही बदौलत ही यहाँ पर 4 धाम के ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्निर्माण समेत कई परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। उत्तराखंड विकास के नए आयाम छू रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, इस दौरान उन्होंने जनभावनाओं के अनुरूप फैसले किए हैं। सबसे पहले कोरोना काल में जिन 4500 लोगों पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन मुकदमों को सरकार ने वापस लिया है। इनमें से अधिकांश मुकदमे उन लोगों पर दर्ज थे जो कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद में लगे हुए थे। हरिद्वार महाकुंभ के मेला अधिकारी दीपक रावत ने शुक्रवार को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार की ओर से मेला नियंत्रण भवन यानी सीसीआर टावर के निकट स्थापित वाटर एटीएम का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर दीपक रावत ने कहा कि ये वाटर प्यूरिफायर हमें भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर से प्राप्त हुए हैं। इस वाटर एटीएम में पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है और ये बगैर बिजली के चलता है। इसका पानी मिनरल युक्त, स्वच्छ एवं शुद्ध है। इसमें पानी के सभी गुण बरकरार रहते हैं। ये वाटर एटीएम 1 घंटे में 500 लीटर पानी देता है। मेलाधिकारी ने बताया कि ऐसे ही 11 वाटर एटीएम मेला क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे, जिनसे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि ये सौगात हरिद्वार को हमेशा के लिए मिल रही है, जो कि बाद में नगर निगम हरिद्वार को सौंप दिए जाएंगे। इसके अलावा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हमें सोलर ड्रायर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी उपलब्ध कराएगा। ये जो हमें वाटर प्योरीफायर्स मिले हैं, बार्क से मिले हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ये आती है संस्था। और बहुत ही अच्छा बात इसमें ये है कि इसमें बिजली की आवश्यकता प्योरीफाई करने के लिए नहीं है। इसमें इनबिल्ट ऐसा मैकेनिज्म है जो खुद ही पानी को साफ रखता है। इसमें जो पानी के आवश्यक मिनरल्स हैं जो पानी में रहने चाहिए, उनको भी नहीं हटाता है। पानी का इसमें कोई वेस्टेज नहीं है।
ऐसी 11 यूनिट्स मेला क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे स्थापित की गई है और इससे जो हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुगण हैं उनको इसका बहुत लाभ मिलेगा। और ये केवल मेले के लिए नहीं है, आगे के लिए भी ये सौगात हरिद्वार के लिए। और इसी तरह से हमें बार्क से, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से और भी बहुत सी चीज़ें आगे दी जा रही हैं, जिसमें सोलर ड्रायर भी है, एक आपका वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट भी है, एक सीवेज का भी ट्रीटमेंट प्लांट आप लोग हमें देंगे, जिनको हम आने वाले दिनों में इस्तेमाल करेंगे। उत्तराखंड में सरकार गठित हो चुकी है, मंत्रिमंडल गठित हो गया है और नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण करने के बाद काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन विधानसभा में नए मंत्रियों के कार्यालय अभी तक बनकर तैयार नहीं हुए हैं। नए शपथ लेने वाले 4 मंत्रियों के कार्यालय पर निर्माण का काम चल रहा है। कार्यालय में रंग रोगन करके उन्हें नए रूप में लाने की कवायद की जा रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से विधानसभा के अंदर नए मंत्रियों के कार्यालय तैयार हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, सभी मंत्री शपथ ले चुके हैं। इस बार तीरथ रावत की कैबिनेट में नए चेहरे भी शामिल हुए हैं और ऐसे में उन नए चेहरों के लिए विधानसभा के अंदर जो कार्यालय हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। आप देखिए गणेश जोशी, ये गणेश जोशी जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, अभी उनके कार्यालय को तैयार करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर बाकायदा रेनोवेशन का काम हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल का वक्त हो गया, लेकिन 4 साल में जो अभी 3 मंत्री पद लगातार खाली चल रहे थे और ऐसे में उनकी वजह से उनके जो कार्यालय वो तैयार नहीं थे। ये बिशन सिंह चुफाल का रहा है। बिशन सिंह चुफाल को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और आप देखिए जरा अंदर के आपको तस्वीर दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है। पूरी तरीके से जो टूट फूट है वो यहाँ पर तोड़ फोड़ की जा रही है, टाइलिंग का काम चल रहा है पूरे, क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री का ये कार्यालय है। ऐसे में आप देखिए पूरी कुर्सी मेजों को बंद करके जो है यहाँ पर ये पूरा टोटली रेनोवेट हो रहा है। तो इसी तरीके से जो 4 नए चेहरे हैं इस वक्त जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और सभी के कमरे, विधानसभा में सभी के कमरों का जो है रेनोवेशन चल रहा है और जैसे रेनोवेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद से ये सभी मंत्री अपने कार्यालयों में बैठना शुरू कर देंगे। जो पुराने मंत्री हैं उनको तो वही जो रूम अलॉट किए गए हैं, लेकिन जो नए मंत्री हैं उनके लिए नए कमरे अलॉट किए गए हैं और जिनके रेनोवेशन का काम लगातार चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रियों ने अपने कार्यभार तो ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन अभी अपने कार्यालयों में बैठना शुरू नहीं किया, क्योंकि जो नए मंत्री हैं उनके कार्यालयों के रेनोवेशन का काम जैसे पूरा हो जाएगा वैसे वो अपने कार्यालयों में बैठ करके तमाम जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण करेंगे और जनहित के तमाम काम करेंगे। तो कोशिश ये हो रही कि जल्द से जल्द विधानसभा में जितने भी मंत्रियों के कार्यालय हैं उनको पूरी तरीके से रेनोवेट करके वहां पर कामकाज शुरू किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, विधानसभा देहरादून। ऋषिकेश के राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के अंतर्गत चीला रेंज में एक मादा गुलदार मृत मिली है। आपसी लड़ाई में गुलदार की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को गश्त के दौरान रेंज में वनकर्मियों के गुलदार घायल अवस्था में नजर आया। खतरे को देखते हुए वनकर्मियों ने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। मौके पर पहुंचे डॉक्टर्स ने जांच के बाद गुलदार को मृत घोषित कर दिया। वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। गुलदार की उम्र लगभग 2 से 3 साल के बीच बताई जा रही है। डोईवाला विकासखंड के मारखम ग्रांट ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय धर्मूचक की हालत खस्ताहाल है। इसके बाद भी इन खस्ताहाल स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। स्कूल की एक बिल्डिंग के लेंटर का प्लास्टर गिर रहा है, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पे आप स्थिति इन लोगों ने देखी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल यहाँ पे पढ़ाई पे कहाँ ध्यान देंगे जब उनके खतरा बना रहता है हर समय कि बिल्डिंग ना गिर जाए। पीछे देखो हमारे बच्चे खेल के मैदान में खेल नहीं सकते, क्या करें हम, किस तरह यहाँ पे बच्चे को पढ़ाएं। हमें यही सरकार से यही वो है
कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी हमारा विद्यालय बनाया जाए और हम अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाएं यहाँ पे। विषय है ये, एजुकेशन से जुड़ा हुआ विषय है, बच्चों की जो है ज़िंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। दोनों तरीके से मुझे नहीं लगता कि जो ये स्कूल है कहीं पे भी उसकी जो मानक है उस पर पूरा बैठता है। आप स्कूल की बिल्डिंग के अगर हालात देखेंगे तो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। इस स्थिति में है कि शायद एक तंदुरुस्त, एक बड़े समझदार आदमी को भी जो है इसमें जाने को डर लगेगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे हमारा जो भविष्य है हमारे उत्तराखंड का, हमारे देश का, वो यहाँ पढ़ता है और खेलता भी, लाजमी बात है यहीं पे है। कोई यदि कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? शिक्षा विभाग या हमारी सरकारें। ये देखिए, इन चीज़ों से, ये बिल्डिंग से, इन हालातों से हमें पता लगता है कि हमारी सरकारें कितनी ज़्यादा गंभीर हैं हमारे बच्चों के भविष्य और जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप उस तरफ कैमरा घुमाएंगे आपको दिखेगा कि पानी का कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे पानी का कनेक्शन लाइन बिछी हुई है लेकिन अभी तक वहाँ पे नलका नहीं लगा हुआ है। तो बच्चे कहाँ से पानी पीते होंगे? ये बेसिक चीज़ें ही अगर नहीं हैं तो आप सोचिए कि एजुकेशन का क्या लें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।